शर्मा। आज हम बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लॉकडाउन के पीरियड में आपकी स्टडीज़ पर ब्रेक ना लगे, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ और आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिशन। देखो, जब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से फूड का इंटेक करता है, मतलब बाहर से फूड को लेता है और फिर उस फूड को खाने के बाद उसे एनर्जी ऑब्टेन करता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो हमारी कहलाती है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर हम मेनली आज जो कवर करेंगे वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कवर करेंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग की बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है, फूड से एनर्जी किस तरीके से ऑब्टेन की जाती है, उसको पचाया कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। पर उससे पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि ऑटोट्रॉप्स की बॉडी में होता है, और दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि हेटरोट्रॉप्स की बॉडी के अंदर होता है। तो देखते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, हमें पता है कि और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाहर से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को लेते हैं, जैसे सनलाइट, वाटर, इन सारी चीज़ों को लेते हैं और फिर उनसे अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल है प्लांट्स। और इन ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ही जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? देखो, डेफिनेशन बोलती है कि द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर का न्यूट्रिशन जिनमें वो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए बाहर से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को लेते हैं। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होते हैं, इनको बाहर से ऑब्टेन करते हैं और फिर इन रॉ मटेरियल की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और फिर खाना बनाने के बाद वो क्या करते हैं? उनसे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, उनसे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाहर से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को लेते हैं और उससे फूड बनाते हैं और फिर फूड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ऐसे जो हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफ्स के अंदर होता है। आपने सुना होगा हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफ्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स है या फिर कोई और एनिमल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑर्गेनिक फूड को ऑब्टेन करते हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के बाद उसे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप होते हैं जो कि इसी के अंदर आते हैं हेटरोट्रॉफिक पर ही, जो कि है पहला सेप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है होलोजोइक। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड केस के ऊपर फीड करते हैं, मतलब उनका जो खाना होता है वो अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जैसे कि आपने मशरूम का नाम सुना होगा। मशरूम जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म, सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ही ग्रो होता है, तो वो एक सेप्रोफाइट है। तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा कि जिस तरीके से वो फूड लेते हैं फिर उसको
डाइजेस्ट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। तो उसके बाद आती है सेप्रोफिटिक के बाद पैरासिटिक। पैरासिटिक जो है वो पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं और फिर उसी से फूड लेते हैं। जिस बॉडी में रहेंगे उसी से फूड लेंगे, ठीक है, मतलब दगाबाजी वाला काम करेंगे, उसी के घर में रह रहे हैं, उसी का खाना खा रहे, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो पैरासाइट्स का खाना लेने का तरीका होता है। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक में आपने अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा जो है वो फूड को क्या करता है, पहले कवर करता है और फिर उसको इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ मतलब उसको निगल जाता है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है, ठीक। तो आई होप आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसी के अंदर ह्यूमन बीइंग आते हैं, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बीइंग जो है वो अपना खाना जो है वो या तो प्लांट से या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। इसी वजह से हमारा जो फूड लेने का तरीका होता है, न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होता है, वो हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। तो अब हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो फूड लेने का तरीका होता है उसमें हमारा अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहली प्रोसेस होती है इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब होता है? इंजेशन मतलब फूड का इनटेक करना। फूड का इनटेक करना मतलब फूड को खाना। और फूड को हम कहाँ से खाते हैं? माउथ से, है ना। खाना हम कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। तो माउथ हमारा जो है वो सबसे पहला पार्ट होता है। अब लोगों को क्या गलतफहमी होती है कि जो हमारा डाइजेशन है ना, खाना जो पचना शुरू होता है, जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो हमारे पेट में जाके शुरू होता है, स्टमक में जाकर शुरू होता है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। हमारा जो फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारा फूड ब्रेक डाउन होना जो शुरू होता है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो माउथ में सबसे पहले डाइजेशन शुरू होता है और जो इंजेशन है वो भी हमारे माउथ में ही होता है। तो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहले ग्लैंड की। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्लैंड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और इस ग्लैंड का क्या काम होता है? इस ग्लैंड का काम होता है कुछ सिक्रीशंस देना, ठीक है। इसमें से कुछ सिक्रीशंस आते हैं, कुछ केमिकल्स निकल कर आते हैं इन ग्लैंड्स में से। तो माउथ के अंदर भी एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है सैलिवरी ग्लैंड। क्या नाम होता है? सैलिवरी ग्लैंड। ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है इसके अंदर से आता है सलाइवा। आपने देखा होगा मुंह में पानी आ जाता है। कोई अच्छी सी चीज़ के बारे में सोच के देखिए, जैसे ही आप किसी अच्छी सी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो वो पानी क्या होता है? वो पानी होता है सलाइवा, ठीक है। और वो सलाइवा कहाँ से आता है? वो सैलिवरी ग्लैंड से आता है। अब ये सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है? जो हमारे माउथ के अंदर की लाइनिंग होती है ना पूरी की पूरी, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर से जो सलाइवा निकलता है उस सलाइवा के अंदर होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी किसी भी प्रोसेस को फास्ट करते हैं। और ये बायोलॉजी के सेंस में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एंजाइम्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फूड ब्रेक डाउन होता है, हम बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, उसको ब्रेक करके सिंपल पार्ट में जो ब्रेक डाउन करता है वो एंजाइम ही होता है, ठीक है। तो एंजाइम हमारी सलाइवा के अंदर कौन सा होता है? सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेज वो एंजाइम होता है जो हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस सैलिवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। क्या काम होता है इसका? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। तो देखा आपने, हमारे माउथ से ही ब्रेक डाउन शुरू हो चुका है और स्टार्च किस में ब्रेक डाउन हो गया है? शुगर में ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको पूरे इंजेशन को। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन होता है फूड का इनटेक करना। जो हम फूड खाते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन जो होता है वो हमारे माउथ से होता है क्योंकि हम खाना माउथ से ही खाते हैं। अब माउथ के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ग्लैंड का काम क्या होता है? अलग अलग सिक्रीशंस, केमिकल्स को रिलीज करना। तो माउथ के अंदर जो ग्लैंड होता है
उसका नाम क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में से क्या निकलता है? सलाइवा। जो हमारे मुंह में पानी आता है वो सलाइवा होता है। उस सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है जिसका काम होता है फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लेकर आना। तो वो एंजाइम प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर जिसका नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम का नाम है। और इस एंजाइम का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। किसको कन्वर्ट करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आपको इंजेक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इंजेक्शन टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंजेक्शन से आगे बढ़ते हैं। अब फूड हमारा माउथ से कहाँ जाएगा? फूड हमारा माउथ से जाएगा फूड पाइप में, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। अब ईसोफेगस से फूड को जाना है पास होते हुए, तो वो खुद से तो नहीं जाएगा, उसको एक फोर्स चाहिए। और वो जो फोर्स मिलता है वो उसको मिलता है कैनाल के थ्रू, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। एलिमेंट्री कैनाल या फिर आप फूड पाइप की बात कर लो, वो जो फूड पाइप होती है, ठीक है, आपको पता है वो जो फूड पाइप होती है इस तरीके से, इसके थ्रू फूड को जाना है। अब फूड को इसके थ्रू जाना है तो इसको एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स जो मिलता है वो किस वजह से मिलता है? वो फोर्स उसको मिलता है इस मूवमेंट के थ्रू। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने लिखा हुआ है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? ये होती है जो लाइनिंग ऑफ कैनाल होती है ना, जो हमारी फूड पाइप होती है उसकी जो लाइनिंग होती है, मतलब बाउंड्रीज जो होती है, वो मसल्स की बनी होती है। ये हम सभी को पता है कि वो मसल से बनी होती है। वो क्या करती हैं? वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक बार रिलैक्स होंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर रिलैक्स होंगी। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरीके से जब वो होती है तो उसके अंदर एक फोर्स, एक पुश प्रोवाइड होता है फूड को। उस पुश की वजह से फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो कि फूड को आगे की तरफ, माउथ से आगे स्टमक की तरफ भेजने में हेल्प करती है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती क्या है? जो कैनाल की इनर लाइनिंग होती है जो कि मसल से बनी होती है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रिदमिकली, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये वाली प्रोसेस होती है ताकि फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में भेजा जा सके। ठीक है, आई होप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब फूड जो है वो माउथ में जो प्रोसेस होनी थी वो हो चुकी है। फूड पाइप के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से हमारा फूड अब कहाँ पहुँच चुका है? अब हमारा फूड पहुँच चुका है स्टमक के अंदर। कहाँ पहुँच चुका है? स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर क्या होगा? डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन मतलब खाना पचना शुरू होगा। देखो प्रोसेस तो माउथ से ही शुरू हो चुकी है। ठीक है, ब्रेक डाउन का काम तो हमारे माउथ से ही शुरू हो चुका है। अब स्टमक के अंदर भी ब्रेक डाउन होगा। क्या, किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा वो देखते हैं। ठीक है, देखो स्टमक के अंदर भी एक ग्लैंड होता है। ठीक है, ग्लैंड मतलब कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा। ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को, सॉरी यहाँ पे ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे जूस आएगा। ठीक है, ये किसको सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, तो स्टमक के अंदर होता है एक ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये किसको सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है म्यूकस, एक होता है HCl और तीसरा होता है पेप्सिन। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती है, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इन तीनों में से एंजाइम सिर्फ पेप्सिन ही होता है, मतलब जो ब्रेक डाउन करेगा वो सिर्फ पेप्सिन करेगा। ये दोनों जो है दूसरे म्यूकस और HCl ये कुछ ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। तो फिर ये होते क्यों हैं भाई? है ना, इनका कुछ ना कुछ तो काम होता होगा। इनका काम क्या होता है? देखो HCl आपको पता है एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, HCl एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस HCl का काम क्या होता है? HCl का काम होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। एसिड है तो एसिडिक मीडियम ही प्रोवाइड करेगा ना। अब इस एसिडिक मीडियम की क्या ज़रूरत है?
एसिडिक मीडियम की ज़रूरत ये है कि ये जो हमारा पेप्सिन है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा, अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होता है क्या, एसिड, और एसिड हमारे पास क्या है, HCl, ठीक है। तो HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है इस एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। और फिर ये जो पेप्सिन है इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये हमारे एंजाइम पेप्सिन का काम होता है। मतलब इसने एंजाइम में तो ब्रेक डाउन करना था, तो इसने किसको ब्रेक डाउन किया, इसने प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो हमने HCl का काम पढ़ लिया, हमने पेप्सिन का काम पढ़ लिया। म्यूकस तो रह गया। इस म्यूकस का क्या काम होता है, क्या ये फालतू में होता है यहाँ पे, नहीं, फालतू में नहीं होता, इसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। होता क्या है, HCl जो है, अब है तो एसिड ही, एसिड है तो हमारी बॉडी को हार्म तो पहुँचाएगा ही, तो हमारे स्टमक को ये हार्म ना पहुँचाए उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास होता है म्यूकस। ये म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, स्टिकी मटेरियल होता है। ये क्या करता है, हमारे स्टमक को चारों तरफ से घेर लेता है, हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसके ऊपर पूरी एक लेयर चढ़ा देता है, ताकि HCl जो है वो हमें हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग के कांटेक्ट में ना आ सके और उसे हार्म ना पहुंचाए। इसलिए ये म्यूकस होता है जो हमें हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एसिडिटी आपने सुनी होगी, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, उसमें कई बार क्या होता है, HCl का अमाउंट ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो एसिडिटी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक डाइजेशन, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं डाइजेशन को। देखो, डाइजेशन हमारा होता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर होता है हमारा एक ग्लैंड, जिस ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो कोई ना कोई चीज़ सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। इनमें से जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम क्या होता है, ये पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और अपना काम कर सके। पेप्सिन एक एंजाइम है तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ब्रेक डाउन करने का होता है। ये प्रोटीन और अमीनो एसिड, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड के अंदर। म्यूकस एक स्टिकी मटेरियल होता है जिसका काम होता है HCl एसिड के इफ़ेक्ट से हमारी बॉडी, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। HCl का एक और काम होता है, बैक्टीरियाज जो होते हैं हमारे स्टमक में उनको भी किल करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया डाइजेशन का। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एब्जॉर्प्शन। देखो, एब्जॉर्प्शन के अंदर हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन के लिए हमें पता है कि हमें कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, कोई ना कोई ग्लैंड होगा उन एंजाइम को सिक्रीट करने वाला। पर प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपना खुद का कोई भी ग्लैंड ही नहीं होता, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपना खुद का कोई ग्लैंड ही नहीं होता बेचारे के पास। तो क्या करे भाई, ग्लैंड नहीं है तो फिर क्या करे, कुछ ना कुछ तो चाहिए, एंजाइम कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हेल्प लेता है अपने 2 मित्रों से जो कि हैं लिवर और पैंक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन अपने 2 फ्रेंड्स की हेल्प से फूड को ब्रेक डाउन करता है यहाँ पर, जो कि है लिवर और पैंक्रियास। एक एक करके दोनों का काम पढ़ते हैं कि लिवर क्या भेजता है और किस तरीके से हेल्प करता है, और पैंक्रियास किस तरीके से हेल्प करता है। तो लिवर की बात करते हैं। सबसे पहले लिवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है। लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। आपने बाइल डक्ट देखा होगा, लिवर के अंदर होता है, उससे बाइल जूस सिक्रीट किया जाता है। अब इस बाइल जूस के क्या काम होते हैं, इसके 2 काम होते हैं। पहला काम होता है फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि आपने सुना होगा फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है,
ठीक है। वो एनर्जी क्यों लगती है? क्योंकि फैट इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। तो उसको 2 स्टेप्स में हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बाइल जूस की हेल्प से हम उसको, उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बाइल जूस का दूसरा काम क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। एल्कलाइन मतलब आपको पता होगा बेसिक। ठीक है, एल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, और बेसिक मीडियम क्यों? क्योंकि देखो स्टमक में जो था HCl था, HCl मतलब एसिड था, तो वहाँ पर से जो भी मटेरियल निकल कर आएगा वो सारा का सारा एसिडिक होगा। पर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी एंजाइम्स काम करने वाले हैं वो सारे के सारे एंजाइम सिर्फ बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। अब बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं तो बेसिक मीडियम किसी ना किसी को तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है यहाँ पर आने वाले एंजाइम्स को। ठीक है। तो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? एंजाइम्स आते हैं पैंक्रियाज से। ठीक है, पैंक्रियाज से आता है पैंक्रिएटिक जूस। उस पैंक्रिएटिक जूस के अंदर होते हैं 3 एंजाइम्स। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये 3 एंजाइम्स होते हैं हमारे पैंक्रिएटिक जूस के अंदर, और तीनों एंजाइम्स अलग अलग चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज फैटी एसिड को, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। और एमाइलेज की अगर हम बात करें तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। और ये जो तीनों ही एंजाइम हैं, इन तीनों ही एंजाइम्स को काम करने के लिए चाहिए होता है एल्कलाइन मीडियम, जो कि बाइल जूस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद का कोई भी ग्लैंड नहीं होता। ग्लैंड नहीं होता तो इसके अंदर सिक्रीशन 2 जगह से आते हैं, लिवर और पैंक्रियाज से। लीवर से आता है बाइल जूस, जिसके 2 काम होते हैं। पहला काम फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना, और दूसरा पैंक्रियाज से आने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना, ताकि वो एक्टिवेट होकर अपना काम कर सके। पैंक्रियाज से आता है पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। इन तीनों एंजाइम्स के अलग अलग काम होते हैं। जैसे ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। लाइपेज का काम होता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। और एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ये इन तीनों एंजाइम्स के काम। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन का काम करने के लिए हमारे पास होती हैं विलाई। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है यहाँ पर विलाई। विलाई क्या होती हैं? विलाई होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होती है ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में। ठीक है, ये नंबर कई सारी नंबर में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से होती हैं, थोड़ी फिंगर लाइक इस तरीके से। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विलाई, इनका काम क्या होता है? इनके 2 काम होते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। जितनी भी चीज़ें ब्रेक डाउन होकर आई हैं, स्टमक में ब्रेक डाउन हुई हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हुई हैं, वो सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होने के बाद उनका जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ यूज़ होने वाला है? अल्टीमेटली सेल में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगी, और वहीं से एनर्जी जो है वो सारी की सारी पूरे सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर हर जगह पर जाएगी। तो वहाँ हर एक सेल तक ले जाने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। तो ये जो विलाई होती हैं इनसे बहुत सारे वीन्स और आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, बहुत सारी वीन्स और आर्टरीज कनेक्टेड है, मतलब विलाई के साथ ब्लड जो है वो कनेक्टेड है। तो ये जितना भी न्यूट्रिशन होता है विलाई से एब्जॉर्ब होके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन होता है सारा का सारा एब्जॉर्ब होता है विलाई के थ्रू, फिर उसको ब्लड में भेज दिया जाता है, और ब्लड के थ्रू वो सारी बॉडी के सेल्स में चला जाता है।
ठीक है। तो पहला काम विलाय का क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, और फिर जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती हैं। ये विलाय का काम होता है। ठीक है, तो आई होप विलाय भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब फूड जो है वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो चुका है, सारा का सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो अब फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इजेशन क्या होता है, जितना भी फूड है उसमें से जितना भी वेस्ट निकला है उसका रिमूवल, उसको इजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर होने वाला है इजेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली एक टचअप जिसे आप बोल सकते हो उसके तौर पे एक रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, फूड का दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो न्यूट्रिएंट बच गए हैं, जो वाटर बच गया है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो दोबारा से यहाँ पर फाइनली रीएब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर जितना भी वेस्ट होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है, किस तरीके से फूड ब्रेक डाउन होता है, और किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होती है, और वेस्ट मटेरियल किस तरीके से रिमूव होता है। वो सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर कवर कर ली है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप वीडियो को एक बार 2 बार रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगी पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करने में। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें अच्छे से, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो की। ओके, thank you so much for watching this video.